टॉपिक डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। थोड़ा सा रिव्यू भी दे दे आपको, पिछले क्लास का रिवाइज करा दे, उसके बाद आगे फिर है ना कंटिन्यू करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट जो पढ़ रहे थे, अंकुर का ज्वाइन भी नहीं हो रहा है, यही है लॉकडाउन में लेवल जीता ना अंकुर का। आ जाएगा कोई बात नहीं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग ये पढ़े थे कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकाला जाए और बाय द वे रिजल्ट में एक वेक्टर मिल जाए तो इस वाले प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस साइन, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्रॉस। ये दूसरा, अगर हम लोग a क्रॉस b कैलकुलेट करना चाहते हैं, इट इज मॉड a मॉड b sin थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, है ना, ये पढ़े थे हम लोग, ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, और इसके साथ n कैप, ये डायरेक्शन है। और ये जो डायरेक्शन है ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू वेक्टर a होता है, वेक्टर b होता है, ये दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं n कैप एक ऐसा डायरेक्शन है या a क्रॉस b का वो डायरेक्शन होगा जो कि पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। कौन से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा? जो प्लेन वेक्टर a और वेक्टर b दोनों कंसीडर करता है, ठीक है। सोच के, अगर वेक्टर a यहां है, वेक्टर b यहां है, n कैप का डायरेक्शन जो होगा इन द प्लेन होगा, आउटवर्ड द प्लेन होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? क्या आप लोग को आवाज है? हाँ तो आंसर बताना है ना, चुपचाप बैठे रहना, बोलिए। वो बोलना है कि अंदर होगा कि बाहर होगा, या बोल सकते हैं सर अंदर या बाहर दोनों हो सकता है, बस बोलना है और क्या। तो ये भी बोलना है, बोलिएगा तो पता चलेगा कि हाँ अंदर या बाहर दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ठीक है। प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। देखिए आप रिस्पॉन्सिव नहीं रहिएगा ना, रिस्पॉन्स नहीं कीजिए तो हम भी धीरे धीरे ढीला पड़ जाएंगे। प्लेन ऐसे है, मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो जो एन कैप का डायरेक्शन होगा अप डाउन होगा कि पीछे आगे होगा कि लेफ्ट राइट होगा, किधर होगा? अप और डाउन होगा। अगर मेरा वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे है, अब एन कैप का डायरेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, चलो ठीक है, ये ऐसे, ठीक ना, देख लिया, ऐसे देख लिए, दो ही पोजीशन हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस किसी भी प्लेन में वेक्टर है या वेक्टर बी है, उस वाले प्लेन के इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे एग्जिस्ट करता है, यानी जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा और एन कैप का डायरेक्शन वही होगा। अगला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अगर वेक्टर ए हम लोग को दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और वेक्टर b हम लोग को प्रोवाइडेड है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। वैसे केस में जो a क्रॉस b होता है उसको निकालने का तरीका हो गया डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट रो में ijk, सेकंड रो में किसको लिखेंगे आप? a1 a2 a3, थर्ड रो में आ गया b1 b2 b3। डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, इट इज द रिजल्ट ऑफ a क्रॉस b। ये a क्रॉस b का रिजल्ट होगा, ये a क्रॉस b का रिजल्ट। अगला बात सुनिए, वेक्टर p हम लोग को दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर q हम लोग को दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। बोला क्या? फाइंड टू q
क्रॉस पी कैसे निकालेंगे? 2q क्रॉस पी। सबसे पहले आईजे के, ठीक है, उसके बाद q में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोफिशिएंट्स क्या क्या आएगा? 2 2 -2 -2। उसके बाद p आएगा, p का कोफिशिएंट आएगा 2 -1 और 1। उसके बाद सॉल्व करेंगे, i टाइम्स क्या आएगा? 2 -2 0i, j टाइम्स 2 और यहां से +4 6j, k के लिए -2 और -4 -6k कैप, -2 और -4 -6k कैप। ये अपना आंसर होगा। यानी कि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने बोले, जो पहले पोजीशन पे होता है वेक्टर उसका कोफिशिएंट यहाँ सेकंड रो में, जो दूसरे पोजीशन पे होगा वेक्टर उसका कोफिशिएंट यहाँ थर्ड रो में हम लोग लिखते हैं। ऐसे ही फाइंड करते हैं हम लोग a क्रॉस b, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। ये पढ़े थे हम लोग। आगे का चीज हमको लगता है यही तक होगा, ठीक है। आगे का बात अपने पास ये है, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम having sides वेक्टर a एंड वेक्टर b। अगर किसी पैरेललोग्राम का दो कॉन्सेक्यूटिव साइड वेक्टर a और वेक्टर b है तो वैसे केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम लोग कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, इट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए दो वेक्टर का, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर साइड में एक साइड चल रहा है पैरेललोग्राम का, एक साइड इधर, पैरेललोग्राम का एक साइड इधर, अगर हम इसको आगे बढ़ा के पैरेललोग्राम बना ले, ये है वेक्टर a, ये है वेक्टर b, तो ये भी वेक्टर a होगा और ये भी वेक्टर b होगा। सही बोले कि गलत बोले? ध्यान से देखने के बाद बोलना है, ऐसे नहीं हर बात में हम सही नहीं होते। हम तो बोले हर बात में हम सही नहीं होते, ठीक है, और बात काटने भी आना चाहिए अब, ठीक है। देखिए ये होगा वेक्टर b और ये होगा वेक्टर a। अब क्या लगता है, सही कि गलत? इस बार लगता है सही बोलते नहीं, ठीक है, चलिए ठीक, ये हो गया। तो अगर दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स किसी पैरेललोग्राम का दो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो जब हम इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उस समय एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आए। क्वेश्चन अपने पास ये है, सिंपल तरीके से, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed by a, ध्यान से, 2i minus j plus k cap, b I plus 2j minus k cap, c 2i minus j plus k cap, d I cap plus 2j cap minus k। बोलिए तो एरिया कितना होगा? एरिया पहले फॉर्मेट में बताइए ना, बाद में कैलकुलेशन तो करिए। लिखें क्या? और दोनों दोनों निकाल लो। नहीं, ये या तो ए बी निकाले या फिर सी डी निकाले, ये बोल रहे ना। ए बी और सी डी दोनों नहीं निकालना है, दोनों में से कोई एक। राहुल आप बोले दोनों निकालो। मतलब ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन करना है सी क्रॉस डी से, आपका यही कहना है ना? ठीक, हाँ
अभी अभी आदित्य एक बात बोला कि ध्यान से देखा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर सी सेम है। देखा? और वेक्टर बी और वेक्टर डी सेम है, तो आइदर आप फाइंड करें अंडर मॉड ए क्रॉस बी या आप फाइंड करें सी क्रॉस बी। कोई अगर बोलेगा कि सर जब आप ऐसे पेयर में ले रहे हैं तो क्या हम ए क्रॉस सी नहीं ले सकते हैं, तो मेरा आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर दोनों आइडेंटिकल। अब पैरेलल वेक्टर को नहीं सॉल्व करना। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग बोले दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स, हम लोग नहीं बोले अल्टरनेटिव साइड्स। तो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स में आइदर आप ए भी लेंगे नहीं तो सी भी लेंगे। ठीक है? अब रह गया सवाल कि भाई इसको सॉल्व करना है। एक ही चीज है दोनों, तो सॉल्व करते हैं। एक डिटरमिनेंट जिसके ऊपर आई जे के होगा और फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स 2 -1 1, फिर कोफिशिएंट्स 1 2 -1। सॉल्व किया जाए तो i टाइम 1 - 2 माइनस i माइनस j टाइम -2 और -1 प्लस 3j का, फिर k कैप 4 + 1 5k का। ये क्या है? ये एरिया है? नहीं, ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर। हमसे डिमांड क्या किया है? एरिया का। अब हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम नाम है ABCD, दैट इज इक्वल्स टू, बस इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। कितना आ रहा है? 1 9 10 10 और 25 कितना होता है? 35। रूट अंडर 35 स्क्वायर यूनिट्स, यही अपना आंसर। किसी को कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो नोट करेंगे। चलिए आगे। अरे नहीं, आ जाएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा। उस दिन भी था, 1-2 दिन में आने ही वाला था। बोला तो था कि आज ही आएगा, मगर बाद में कंफर्म किया कि आज नहीं आएगा। ठीक है? नेक्स्ट सेकंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल having two sides वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी दो साइड अगर है किसी एक ट्रायंगल का तो उसका एरिया कितना होता है, ये चीज याद रखिए। दैट इज इक्वल्स टू सिंपल तरीके से हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, और कुछ नहीं। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं किसका, कि अगर ए और बी दो साइड है तब आप इस वाले फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर 3 वर्टिसेस दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल with 3 vertices, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तो वैसे केस में जो एरिया होगा हाफ ऑफ अंडर मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए होता है। यहाँ पे हम आपसे किस चीज पे बात किए? वर्टिसेस। यहाँ पे हम किस पे बात किए? साइड्स। दोनों अलग अलग चीज। ठीक है? ध्यान रखिएगा, जब वर्टिसेस पे बात करेंगे तब सिंपल ए क्रॉस बी, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी साइड्स पे बात करेंगे तो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, वर्टिसेस पे बात करेंगे तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस। तो वर्टिसेस का अगर वेक्टर दिया हुआ है तो वो कौन सा, प्योर वेक्टर है कि पोजीशन वेक्टर है? वो पोजीशन वेक्टर है। तो अगर क्वेश्चन में ये भी वर्ड मेंशन है कि पोजीशन वेक्टर ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल, तो वैसे केस में आपको यही फार्मूला लगाना है। चलिए चेक करें क्या दोनों रिलेटेड है। देखिए, अगर मेरे पास ट्रायंगल है, नाम है इसका एबीसी, तो इसका जब आप एरिया फाइंड कीजिएगा ना तो आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर BC। आप किसी भी दो पेयर को ले सकते हैं। हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कॉन्सेक्यूटिव साइड्स, और ट्रायंगल में तो हमेशा दो साइड कॉन्सेक्यूटिव होता ही होता है।
तो किसी भी दो साइड को आप ले लीजिए, हम लिए AB और BC, क्या हम BC और CA ले सकते हैं? हाँ। क्या हम CA और AB ले सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर के बेसिस पे AB वेक्टर कैसे निकालते हैं? B माइनस A ना, और BC वेक्टर कैसे आता है? C माइनस B। ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्रॉस और कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख सकते हैं B क्रॉस C, फिर माइनस B क्रॉस B माइनस A क्रॉस C, माइनस और माइनस प्लस A क्रॉस B। ठीक है, सवाल उठ गया इसके ऊपर, क्या B B के पैरेलल होता है? हमेशा वेक्टर B के हमेशा पैरेलल होता है, क्योंकि वो तो कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो B और B के बीच में एंगल कितना बनेगा? B और B के बीच एंगल बनेगा 0। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा नहीं आएगा, sin थीटा आएगा। sin 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म मेरा 0 हो गया, इग्नोर करें। माइनस ऑफ A क्रॉस C, यानी प्लेन के अंदर, यही अगर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं हाफ ऑफ, थोड़ा अरेंज करते हैं, A क्रॉस B को पहले लिखें, फिर B क्रॉस C को उसके बाद, और ये जो माइनस A क्रॉस C है ना, इसको प्लस में C क्रॉस A लिख सकते हैं। देखिए मिल गया हम लोग कि क्या फॉर्मूला होगा। चलिए इसी के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे एक और बात बताते हैं, एल्टीट्यूड जानते हैं? एल्टीट्यूड किसको कहते हैं? एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल्स। मान लीजिए ये अपने पास एक ट्रायंगल है, नाम क्या है? ABC। यहां से अगर एक एल्टीट्यूड डाले, हम इसको D बोले, तो सिंपल, कोई वेक्टर वेक्टर नहीं ना, सिंपल तरीके से बताइएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? सिंपल तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ठीक, आप बोले हाफ इंटू AD इंटू BC, यानी बेस और हाइट, हाफ बेस हाइट। चलिए अब आते हैं हम वेक्टर में, अब आते हैं हम लोग वेक्टर में। ठीक है, हम लोग को ये पता कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? हाँ बिल्कुल पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? ऑन बेसिस ऑफ ये जो तीनों वर्टिसेस है वेक्टर फॉर्म में, उस फॉर्म में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ अंडर मॉड A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, और इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? हाफ AD। हम तो बोले एल्टीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, तो AD को AD छोड़ दिए, AD को AD छोड़ दिए, और BC, तो BC का वहां पे लेंथ लगेगा, BC का लेंथ लगेगा, तो BC वेक्टर जो है, BC वेक्टर उसको हम C माइनस B लिख सकते हैं, और अगर उसका लेंथ निकालना है यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यहां पे कह सकते हैं अंडर मॉड C माइनस B। कोई दिक्कत? BC को वैसे लिख दिया नहीं, तो 1/2 काट देते हैं, हमको एल्टीट्यूड चाहिए था, एल्टीट्यूड AD दैट इज इक्वल्स टू अंडर मॉड A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, इट विल बी डिवाइडेड बाय अंडर मॉड C माइनस B। कोई बोला कि सर हम इसको B माइनस C नहीं लिख सकते हैं, बोलिए तो लिख सकता है कि? बिल्कुल, आप जब मेजरमेंट करेंगे, मान लीजिए ये 7 इंच का है मार्कर, आप इधर से मेजर कीजिए उधर तो भी 7 ही होगा, और इधर से हेड से अगर टेल की तरफ करेंगे तो भी 7 ही होगा, तो लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया एल्टीट्यूड AD। कोई बताएगा एल्टीट्यूड BE कितना होगा?
बी माइनस ना, वो भी गलत। सी माइनस ए, सी माइनस बीई ऐसे आएगा ना, तो किसके ऊपर बन रहा है, एसी के ऊपर, तो सी माइनस ए। एक और बच गया सी एफ, ऊपर वाला हम लिख रहे हैं, नीचे वाला सोच के रखिए। अब बोल भी दीजिए, अगर सोच लेंगे तो बोल दीजिए। अंडर मॉड ए माइनस बी या बी माइनस ए, सही है। सी से जो सी एफ होगा, जो सी एफ होगा ना यहाँ पे, वो ए बी के ऊपर आएगा ना, तो ए बी ट्रीटेड लाइक बेस, यहाँ पे ए बी बेस की तरह बिहेव करेगा, उसको ट्रीट करेंगे किसकी तरह, बेस की तरह। इस कारण से डिनोमिनेटर में आपको ए बी लेना है, तो आप बी माइनस ए लिखिए या ए माइनस बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नोट किया जाए। क्वेश्चन अपने पास ये दिया हुआ है कि इफ ट्रायंगल हैज vertices at 1 1 0 2 minus 1 1 3 1 minus 1, तो बोला फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, कोई सजेस्ट कर सकता है किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन? मैंने उसमें लगा दिया, ठीक, आप सही हो। हम इसमें ना आपको छोटा छोटा डिस्कशन केवल कर लेते हैं, फिर बनाएंगे। सबसे पहले अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो वैसे केस में आपको क्या करना चाहिए कि दो साइड फाइंड करना चाहिए, फाइंड टू साइड्स, और उसके बाद ए बी क्रॉस बी सी निकाल देना चाहिए। फिर जो एरिया होगा दैट इज हाफ ऑफ अंडर मॉड ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, ये होगा। एक जगह और यूज करना चाहिए, यूज ऑल्सो व्हेन इट इज ऑफ लेस मार्क। अगर आपके सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया और कम नंबर का क्वेश्चन, तो वैसे केस में आपको दो साइड फाइंड करना चाहिए, उसका क्रॉस निकालना चाहिए, समझ गए? यानी जल्दीबाजी में काम खत्म करने के लिए दोनों साइड निकालेंगे और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी क्रॉस कितनी बार, एक। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑफ कुछ ज्यादा ही मार्क्स का है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स का, वैसे केस में फाइंड करें आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस सी, ठीक है, और तब उसके बाद आप एरिया फाइंड कीजिए, तब जाके आप एरिया निकालिए, जो हम लोग पढ़े थे ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, वो पढ़े थे ना, वही समझ में आ गया कब क्या करना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आराम से आप बना लीजिए, ठीक है। मेरा तो प्रेफरेंस है इस चीज कि हम क्या करें कि सबसे पहले जो तीन पॉइंट दिया उससे हम दो साइड वेक्टर निकालते हैं, ठीक है, दो साइड वेक्टर निकालते हैं। तो अगर हम ए बी निकालना चाहते हैं तो बी माइनस ए करेंगे, और अगर हम बी सी निकालना चाहते हैं तो सी माइनस बी करेंगे। तो जब यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी वेक्टर, तो इसका मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए आई कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए -2 जे कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए प्लस के। जब हम लोग BC वेक्टर लिखेंगे तो 3 - 2 आई कैप,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए +2j का, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया -2k का। दो साइड वेक्टर आ गया। जब दो साइड वेक्टर आ जाएगा उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग एरिया के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ AB क्रॉस BC। अब यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। जब आप AB क्रॉस BC फाइंड कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ IJK और उसके साथ में AB का कोफिशिएंट 1 -2 1, BC का कोफिशिएंट 1 2 -2 सॉल्व किया जाए भाई। ये हो गया 4 -2 2 आएगा, J के लिए -2 -1 3J का, K के लिए 2 + 2 4K का। आगे एरिया इज हाफ ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड 4 9 13 13 और 16 कितना होता है 20, √29/2 स्क्वायर रूट्स। ऐसे हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ये चीज है, आपको एरिया हम निकाल के दिखा दी। इसी में एडिशनल क्वेश्चन है, फाइंड लेंथ ऑफ all altitudes AD BE and CF, ये आपका काम है। चलिए लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स फाइंड कीजिए, इसको नोट कर लीजिए और लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स निकालिए। सबका नाम दे दिए हम, A से ड्रॉ होगा AD, B से ड्रॉ होगा B और C से ड्रॉ होगा CF। सॉल्व वो तो मेरा पहले से कैलकुलेटेड है ना। हम लोग के पास ये वाला जो पार्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये तो पहले से कैलकुलेटेड है। आपको याद होगा हम लोग क्या लिखे थे, एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे लिखे थे हाफ ऑफ एरिया, मतलब पूरा एरिया 2 टाइम्स एरिया, और डिवीजन में क्या आता है अंडरमॉड बेस। यही हुआ था कि एरिया में क्या लगा रहेगा, हाफ ऑफ AB क्रॉस BC, तो हाफ और ये 2 कट जाएगा और AB क्रॉस BC जो था वो बच गया था ऊपर, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसमें एरिया जब आपके पास है तो डायरेक्ट लगाना कि जब आप AD फाइंड करते हैं तो 2 टाइम एरिया कौन, हाफ ऑफ √29, हाफ ऑफ √29 और डिवीजन में बेस कौन। तो एक रफ डायग्राम बना लीजिए ना, ABC AD, तो बेस कौन BC, तो यहाँ पे आप लिखिए B - C या BC तो निकाले ही थे, ठीक है। BC हम लोग निकाले, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये 1 4 4 √144, ये 3 होगा, ये और ये कट गया तो √29/3। जब आप BE कैलकुलेट कीजिएगा तो 2 × द एरिया, और डिवीजन में जब BE निकालेंगे तो AC आएगा। AC हम यहाँ नहीं निकाले, निकाल लेते हैं AC, तो ये हो जाएगा 2 सिंपल, √2 का स्क्वायर 4, 1 - 1 0, -1 का स्क्वायर 1, तो ये कट गया, ये हो गया √29/5। यानी जब आप CF कैलकुलेट करेंगे तो CF में कौन पार्टिसिपेट करेगा, AB, 2 × हाफ ऑफ √29 और डिवीजन में √, AB तो पहले से कैलकुलेटेड है ना, 141 141, ये कट गया √29/6। ये थोड़ा छोटा बने इसलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपसे ये सवाल पूछे थे। चलिए चेक कर लीजिए, जिसका सही है सही है, गलत है अगर ठीक कीजिए। पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला ओके, स्टेप में गलत है। नोट कीजिए जिसका जिसका गलत हुआ। मतलब क्वेश्चन का जानते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं क्या ना कि फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए, है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, फॉर्मूला समझना चाहिए, नहीं यही बात है।
जाइएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन एक है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is 26 units, बोला गया फाइंड लेंथ ऑफ altitude from A and B in triangle ABC and ADC, in triangle ABC and ADC, such that leading diagonal is of 12 units and off diagonal is 8 units. थोड़ा सा ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया मगर नहीं बताया आपको कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको स्टेटमेंट समझना होगा, आपको टर्म समझना होगा, बाद में फिर सॉल्व करेंगे। इधर का नोट करना हो गया है ना, हटा दे रहे हैं। आ गया, कितना आदित्य? हाँ, ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया उसका लेंथ क्या होगा और डी से ड्रॉ किया उसका लेंथ क्या होगा, बस दो लेंथ चाहिए। देखते हैं सॉल्व किया जाए। आप आंसर दिए एक तरफ से। सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। पैरेललोग्राम बन गया, नाम है इसका ABCD। अब इसमें से ये होगा लीडिंग डायगोनल, जो लंबा वाला है वो होगा लीडिंग डायगोनल, तो BD मेरा लीडिंग डायगोनल, ठीक है। और AC जो है, क्योंकि वहां पे कुछ नाम नहीं दिया तो आप ले सकते, वैसे वहां नाम मेंशन करना चाहिए।
इट इज ऑफ डायगोनल। तो AC का लेंथ जो दिया हुआ है, AC का लेंथ 80 यूनिट्स, और BD का जो लेंथ दिया है लीडिंग डायगोनल मेजर डायगोनल 12 यूनिट्स, ये हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास प्रोवाइडेड है कितना 26। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 13 होगा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ये चीज। अब थोड़ा एल्टीट्यूड के बारे में सोचिए आप। एल्टीट्यूड जब निकालते हैं ना तो वो होता है A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A, और इसके डिवीजन में यहां पे रहता है लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस। क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ A क्रॉस B जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर उसका 2 टाइम्स ले लेंगे तो वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, सही बोले। तो इस वाले क्वांटिटी के जगह पे हम 13 पुट करेंगे कि 26 पुट करेंगे, क्या पुट इस वाले क्वांटिटी 26 पुट करेंगे, इस क्वांटिटी की जगह क्या पुट करेंगे 26 पुट करेंगे, 26, ठीक है 13 नहीं पुट करेंगे। चलिए अब आगे का चीज लेंथ ऑफ बेस। तो देखिए जब आप D से एल्टीट्यूड खींच रहे हैं, यहां पे बोला ना कहां से खींचना है आपको, A से खींचना है और B से। जब आप B से एल्टीट्यूड खींचिएगा तो किसके ऊपर आके गिरेगा, AC के ऊपर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड फ्रॉम D, एल्टीट्यूड फ्रॉम D के लिए ऊपर में 26 और डिवीजन में इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, AC करेगा, ठीक है AC करेगा। तो AC का लेंथ अपने पास क्या था 8, ये हो गया। और जब आप एल्टीट्यूड निकालेंगे, एल्टीट्यूड फ्रॉम A, पॉइंट A, तो A से एल्टीट्यूड के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये D काम करेगा, ठीक है। हम वहां ट्रायंगल शायद गलत लिखे हैं, हाँ हमको लिखना चाहिए था ABD, हम ABC लिखे ना ABD, और इधर साइड वाला क्या होगा ADC होगा, हाँ ठीक है। चलिए एल्टीट्यूड फ्रॉम A से एल्टीट्यूड किसके ऊपर आके गिर रहा है BD के ऊपर, वो कितना हो जाएगा 26/12, निकाल लेंगे 13/4 और ये हो गया 13/6, ऐसा ही कुछ आ रहा था। आगे बढ़ा जाए, आप नोट कर लिए, हटा दें हम इस बोर्ड को, बोर्ड हटे हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया सबका, हटा है। फॉर्मूला इससे पहले लिखे थे ना, एल्टीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम द एरिया ऑफ ट्रायंगल, नहीं लिखे, और उसके नीचे में था अपने पास बेस, तो 2 टाइम एरिया क्या होगा, 2 टाइम एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा ना,
ठीक है। चलिए अब इसमें हम मिस्टेक बताते हैं, ध्यान रखिए मिस्टेक बताइए। वो जैसे ना कि क्वेश्चन एक हम आपको यूज करने के लिए दे दिए, उसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं किए, हम ज्यादा उस पर नहीं ध्यान दें, ठीक है। जब आपको मिलेगा तो वो प्रिंटेड मिलेगा, ध्यान रखिए। और प्रिंटेड जब मिलता है तो वो पहले से बनाया हुआ क्वेश्चन होता है। देखिए समझिएगा बात को, थोड़ा हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं, हम हैं, आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जब आप ट्रायंगल एबीसी का एल्टीट्यूड निकालते हैं तो वो एक वर्टेक्स से ट्रायंगल के साइड पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ट्रायंगल के साइड पे परपेंडिकुलर होता है। बाय द वे बीच में अगर कोई एक साइड है तो इस पे परपेंडिकुलर नहीं होता है, समझे। अभी अभी अपना जो कैलकुलेशन था, अगर हम ट्रायंगल एबीडी में बात करेंगे ना तो ए से जो एल्टीट्यूड आएगा वो बीडी के ऊपर आएगा, एकदम सही। किसमें हम बात कर रहे थे, ये एस, इसमें बात कर रहे थे। अब ट्रायंगल थोड़ा अलग करते हैं बात को समझने के लिए। तो ए से एल्टीट्यूड इसके ऊपर आएगा बिल्कुल, ठीक है। जब हम डी से एल्टीट्यूड डालेंगे ना, किसमें, डीबीसी, किसमें, ध्यान दीजिएगा हम ट्रायंगल क्या बोल रहे हैं उस चीज का, वहां मिस्टेक हो जाएगा। ये अपना सही है, ठीक ना। अब दूसरे ट्रायंगल पे मेरा सुनिए, हम नाम दिए हैं डीबीसी, देख लीजिए डीबीसी ऐसा कुछ, मान लीजिए ये डी है, ये बी है, ये सी। आप यहां से आप देख रहे हैं एक साइड जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है एक साइड, बताइए तो डी से एल्टीट्यूड जो होगा वो इसके ऊपर होगा या बीसी के ऊपर होगा, बीसी के ऊपर, समझ गए ना। तो ये बीच वाली लाइन पे हमको एल्टीट्यूड नहीं लेना है, वो ट्रायंगल का नाम बदल देगा तो पता है पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, अगर आपका ये जो मिडिल वाला साइड है, मिडिल वाला साइड कहने का मतलब कौन, डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, ऑफ डायगोनल। अगर लीडिंग डायगोनल ऑफ डायगोनल ट्रायंगल का पार्ट है, केवल तभी आप उसका लेंथ बेस की तरह यूज कर सकते हैं। अगर वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, अगर वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल के आप एल्टीट्यूड फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपसे बोला गया है किसके बारे में, जिसके बारे में बोलेगा आप केवल उसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे। और उस समय आप जरूर ध्यान रखेंगे कि आपका जो कैलकुलेशन हो रहा है उस वाले ट्रायंगल में, उस वाले ट्रायंगल में आपका जो डायगोनल है वो ट्रायंगल के किसी साइड की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। खत्म हो गया क्रॉस, ठीक है, इतना ही रहता है उसमें। अब थोड़ा आगे, ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, दो टाइप का ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। पहला होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका मीनिंग थोड़ा कोई समझाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको कहते हैं, एकदम आप बोल सकते हैं, ट्राई तो कीजिए। ना वो तो फार्मूला हो गया, इसका मीनिंग पूछ रहे हैं। एक चीज का फार्मूला होता है और उसका मीनिंग भी होता है, दोनों चीज होता है अलग अलग। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं, तो कितना वेक्टर हमको लेके चलना है, तीन। अगर 4 दिया तो क्या करेंगे, 2 को पहले सॉल्व कर लेंगे, अपने आप 3 हो जाएगा, समझ में आया। हम कितने को ले सकते हैं, केवल 3 को ले सकते हैं, केवल 3 को ले सकते हैं, ठीक है। 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करने के बाद अगर स्केलर क्वांटिटी मिलता है उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला तो बात की बात है। सबसे पहले ये होता है, तो इफ प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, इफ प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 वेक्टर्स, if product of any 3 vectors provide constant, constant का मतलब क्या हो गया, scalar as resulted then it is called
then it is called scalar triple product, scalar triple product, तब इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हाँ, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है अगला बात। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, रिप्रेजेंटेशन अभी दे रहे हैं, दिखाते कैसे। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 वेक्टर केवल थोड़ा थोड़ा सेपरेट करके लिखा रहेगा, इसका मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट में 3 वेक्टर थोड़े थोड़े गैप पे लिखा हुआ रहेगा, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो रहा है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या होता है? 3 वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट एक स्केलर होता है। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला, इसको सॉल्व कैसे करें? तो जो मेरे पास ABC का ट्रिपल प्रोडक्ट है, मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज A डॉट B क्रॉस। ठीक है, हुआ क्या? पहले B और C का क्रॉस प्रोडक्ट निकाले तो एक वेक्टर मिला, लेट बी D वेक्टर, D वेक्टर। A का B के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू होगा ABC। तो फाइनली हम लास्ट में क्या कर रहे हैं? डॉट कर रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं? लास्ट में डॉट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला चीज, और इसी को लिखा जा सकता है कुछ ऐसे, B C A। तो यहां हम क्या लिखेंगे? B डॉट C क्रॉस A। इसी को लिखा जा सकता है C A B। तो हम लिख सकते हैं C डॉट A क्रॉस B। हम क्या बोले? इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं, यानी ये तीनों आपस में बराबर होता है। थोड़ा ध्यान से, ठीक ना? किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C is equals to ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ B C A is equals to ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ C A B। पता है क्या हो रहा है? एक साइक्लिक ऑर्डर बार बार कंप्लीट हो रहा है, एक साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे A लिखे, यहाँ B लिखे और यहाँ C लिखे, तो देखिए A से स्टार्ट किए तो BC आना चाहिए, B से स्टार्ट किए तो उसके बाद कौन आएगा? C, तब ना A आएगा। B के बाद C, तब ना A आएगा। अगर C से स्टार्ट किए तो C के बाद A आएगा, तब B। अगर साइक्लिक ऑर्डर में है तो ट्रिपल प्रोडक्ट के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम होता है। अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं हुआ तो अगला देखिए, ABC ट्रिपल प्रोडक्ट ABC में क्या कर रहे हैं? इन दोनों का पोजीशन केवल इंटरचेंज करते हैं, A और B का, और कुछ नहीं करते। A और B का पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड। तो ये हो जाएगा B A C। बोलिए तो क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है? देखिए ना, यहां लिखे, ये साइक्लिक ऑर्डर है। ये साइक्लिक ऑर्डर नहीं। अगर साइक्लिक ऑर्डर नहीं होगा तो कभी इसके बराबर नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? A और C, देख रहे हैं सेकंड और थर्ड में जो लिखा है A और C, A और C का पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, A और C का पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो B अपने जगह पे, C A। बोलिए क्या ये साइक्लिक ऑर्डर है? साइक्लिक ऑर्डर। तो जब भी दो कॉन्सेक्यूटिव पोजीशन आप इंटरचेंज कीजिएगा ना, तो वो अपने आप साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। एक कॉन्सेक्यूटिव पोजीशन इंटरचेंज करने पे एक बार नेगेटिव निकलता है, दूसरी बार भी किए तो दूसरी बार भी नेगेटिव आएगा, और दो नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर में लिखे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हैं, तो वैसे केस में ABC BCA के बराबर होता है, CAB के बराबर होता है। और कहीं अगर हम दो प्लेस को आपस में इंटरचेंज कर दिए एक बार, तो वैसे केस में एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता। हम आपको दिखाते हैं क्यों होता है।
इसको लिखे हम ए डॉट बी क्रॉस, और इसको हम क्या लिखेंगे माइनस ए डॉट सी क्रॉस। बोलिए बराबर है? नहीं पता। बी क्रॉस सी अगर आउट द प्लेन है तो सी क्रॉस बी क्या होगा? इन द प्लेन होगा। ये वाला पढ़े, ये वाला पढ़े, ये वाला ऐसा ऐसे बताया हमने राइट हैंड का। तो हर जगह में वेक्टर तो हर जगह है, ठीक है। देखिए ये अगर b क्रॉस c है तो उसको नेगेटिव ऑफ c क्रॉस b लिख सकते हैं। नेगेटिव अगर लगाइएगा तो c क्रॉस b चेंजेस इनटू b क्रॉस, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो यहां सर आप a को बाहर निकाल दिया और यहां कमाल कर दिए, a को बाहर निकाल दिए बीच में से। हम क्या बोलना चाहते हैं? ये वाला टर्म इसके बराबर, ये वाला टर्म इसके बराबर, ये वाला टर्म इसके बराबर, तीनों के बराबर है, ठीक है। तो हम किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, हम किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। लिखने का तरीका देखिए, अगर हम मिडिल वाले b को बाहर निकाले हैं तो उसके बाद का c पहले लिखेंगे। देखिए अगर मिडिल के b को बाहर निकाले हैं तो उसके बाद का c हम पहले लिखेंगे। अगर हम यहाँ मिडिल का a बाहर निकाले हैं तो उसके बाद का c हम पहले लिखेंगे। निकालने का तो किसी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब कंपेयर करना होता है, जब दिया होता है ना, तब पैटर्न पहचानने का जरूरत होता है। आप जब सॉल्व करते हैं तो पैटर्न का जरूरत नहीं होता, आप तो सिंपल फर्स्ट वाले को बाहर निकालते हैं, उसके बाद का दोनों का क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो इसमें टू सॉल्व ट्रिपल प्रोडक्ट, टू सॉल्व ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका है ट्रिपल प्रोडक्ट एक्चुअली ए बी सी, हम लोग को क्या करना होगा? इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। हम लोग को क्या करना होगा? इसमें स्टेप्स फॉलो करना होगा। पहला चीज फाइंड बी क्रॉस सी सबसे पहले, उसके बाद दूसरा स्टेप है फाइंड ए डॉट और जो बी क्रॉस सी आए, तब आपका फाइनल आंसर। समझिए, दो स्टेप करना होता है। सेकंड और थर्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालना होता है, फिर जो वेक्टर आया उसका फर्स्ट के साथ डॉट निकालना होता है, तब जाके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व होता है। क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए दिया i j k, वेक्टर बी दिया 2i और वेक्टर सी दिया 3j माइनस k, ऐसा दिया। हाँ, ये बात हम बीच में बोले नहीं थे, ऐसा कोई क्वेश्चन हमको मिला नहीं था, ठीक है। अगर कभी ना i j k में से कुछ गायब रहेगा, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा डिटरमिनेंट का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे b क्रॉस c निकाल रहे हैं, आप बोलिए डायरेक्ट निकाल दें या डिटरमिनेंट से निकालें, जैसे आप कन्वीनियंट है वैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, लगेगा तो वही एक आपका आंसर डायरेक्ट। तो i j का क्रॉस क्या होता है? i j का क्रॉस k, और i k का क्रॉस क्या होता है? माइनस j। हो गया 236 i j का k और 2 और माइनस 1 माइनस 2 i k का माइनस j प्लस 2j आ गया b क्रॉस। कोई दिक्कत? अगला a डॉट b क्रॉस c, सामने a है, सामने b क्रॉस c है, i है नहीं, इग्नोर, 2j का और k का कितना 6, आंसर आ गया 8। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा बनता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है ना फटाक से सॉल्व हो जाएगा, जितना बड़ा क्वेश्चन था उससे छोटा था इसका सॉल्यूशन होता है। तो कुछ बड़ा नहीं होता, बस स्टेप्स फॉलो करना होता है कि हाँ भाई a b c का अगर ट्रिपल प्रोडक्ट मांगा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो a डॉट b क्रॉस c करके फाइंड करते हैं, जिसमें पहले b क्रॉस c निकालते हैं, बाद में a के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। नोट कीजिए।